हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रीलिम्स के ऊपर होगा, प्रीलिम्स 2024 के ऊपर होगा। ये विजन की मैगजीन हम कवर करेंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट होता है, लेकिन हमारा फोकस जो होगा वो एंटायरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। हम पहला सेक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द पॉलिटी एंड द गवर्नेंस, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या न्यूज़ में था और ये क्यों इशू बना। इशू ये था कि रिसेंटली जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, मतलब लॉ मिनिस्ट्री जो है, उसने लेटर सेंड किया था कि एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस होनी चाहिए कलीजियम सिस्टम में। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं जो ये हेडलाइन है, सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब बेसिकली ये है, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशियंट टाइम में भी था। अगर आप इसमें देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो ये एरिस्टोटल के टाइम पे था, जहाँ पे 3 ऑर्गन्स होती थी स्टेट की। जो एक था जनरल असेंबली, दूसरा था पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द थर्ड वन वाज जुडिशरी। द सेम कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम में एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, मोंटेस्क्यू। आई होप आप सभी ने उसका नाम सुना ही होगा, जिसने स्टेट के 3 ऑर्गन्स की बात की थी एंड देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों उसने बात करी थी? क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि मिडिवल टाइम में जो यूरोप था उसमें जो किंग था वही सब कुछ था। मतलब वही जुडिशियरी था, वही लॉ मेकर था, वही एग्जीक्यूटिव था। तो एनार्कियल सिचुएशन हुआ करती थी। तो उस एनार्कियल सिचुएशन को रिमूव करने के लिए, वो डिक्टेटरशिप को रिमूव करने के लिए ही प्रपोज्ड अ फिलॉसफी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो एक एंशियंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? जी नहीं, क्लियर कट डेफिनेशन ऐसी कुछ मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हाँ, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके थ्रू ये इवॉल्व हुई है। जैसे हम डीपीएसपी का बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 50, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपी वेयर देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 361, जहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्रोटेक्शन दी जाती है, बेसिकली इम्यूनिटी दी जाती है सिविल केसेस से रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 105 एंड 194 जो प्रिविलेज है, किन की प्रिविलेज है? एमपीज की एंड एमएलएज की। उसी के साथ साथ आर्टिकल 121 और 212 है, जो प्रोहिबिट करता है कोर्ट्स को टू इंक्वायर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन भी है जो हमारे केशव नंदा भारती केस से आई। उसके साथ साथ कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे जो जुडिशरी के आर्टिकल्स हैं, बेसिकली आर्टिकल नंबर 13, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। आर्टिकल 32 एंड 226 रिट ज्यूरिडिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिस्पेक्टिवली। एंड आर्टिकल 142, जिसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की तरफ जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ये उस सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें वो कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। कुछ भी मतलब ही यहाँ ये जो पावर है, ये जो आर्टिकल है, ये जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म को भी दर्शाता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करते हुए कंप्लीट जस्टिस भी कर सकता है। जैसे हमने एक रिसेंटली 2019 के एक जजमेंट में भी देखा। वो जजमेंट क्या था, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ज़रूर। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि लॉ ऑफ जस्टिस के जो मिनिस्टर थे, उनने बोला कि भाई यूनियन गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम सिस्टम के अंदर एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी अंदर। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कलीजियम सिस्टम के बारे में। कलीजियम सिस्टम क्या होता है? कलीजियम सिस्टम इज बेसिकली द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ जजेस। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? जी नहीं। अच्छा, तो ये क्या पार्लियामेंट के किसी एक्ट में मेंशन है? जी नहीं, ये इवॉल्व हुआ है जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा जी, इसे यहाँ पे मैं ना बता देती हूँ कलीजियम सिस्टम के बारे में, इसका इवोल्यूशन, ताकि आपको रिविजन भी, दिस इज द वे वी शुड लिंक द करंट विद द स्टैटिक। ओके, सो फर्स्ट जजेस केस जो था वो 1981 में आया था। यह जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो रूलिंग एग्जीक्यूटिव जो थे, उन्होंने जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट थी उसमें कुछ
कर दिया था, मतलब जो लोअर जज थे उनको एज अ सीजीआई अपॉइंट कर दिया था। एंड देन सेकंड जजेस केस हुआ था 1993 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, कंसल्टेशन रियली मीन्स द कंकरेंस। कंसल्टेशन, जब जुडिशरी की अपॉइंटमेंट उससे पहले होती थी तो प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते थे सुप्रीम कोर्ट के जज से, दैट इज द सीजीआई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में जो बोला वो कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, ठीक है। तो जो एडवाइस जो दी जाएगी सीजीआई की वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, और ये सीजीआई की इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगी बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगी, जो फॉर्म होगी इन कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो कॉलेजियम सिस्टम कब आया? 1993 में, सेकंड जजेस केस में। इसमें क्या हुआ? कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस हुआ, कंकरेंस का मतलब बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, क्या ये सोल पावर है सीजीआई की? नहीं। क्या ये सोल ओपिनियन है सीजीआई की? नहीं, ये ओपिनियन है जो इंस्टीट्यूशन है उसकी। इंस्टीट्यूशन में कौन कौन इन्वॉल्व है? सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। देन कम्स द थर्ड जजेस केस। मैं यहाँ पे पूरा एलाबोरेट कर देती हूँ ताकि आपको रिविजन में थोड़ा आसानी रहे। थर्ड जजेस केस आया 1998 में। ये प्रेसिडेंट का रेफरेंस था, मतलब जो आर्टिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना 142, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ओवररीच मतलब कंप्लीट जस्टिस करता है, वैसे ही एक आर्टिकल है 143 जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं। तो ये सेम केस, तो ये जो थर्ड जजेस केस था वो आर्टिकल 143 के ऊपर बेस्ड था, जिसने एक्सपेंड किया कलीजियम को टू अ 5 मेंबर बॉडी। इससे पहले जो कलीजियम जो बना था सेकंड जजेस केस में वो 3 मेंबर बॉडी था। नाउ जो कॉलेजियम हुआ उसको एक्सपैंड करके 5 मेंबर बॉडी कर दिया, जिसमें से एक सीजीआई थे और जो बाकी के 4 थे दैट आर द सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। इसमें मैं क्लियर कर देती हूँ कॉलेजियम सिस्टम को कौन हेड करता है। तो हेडेड बाय सीजीआई कंप्राइजिंग ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली किस चीज़ के लिए है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। आई थिंक इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी इसके लिए आप रेफर कीजिएगा अपनी लक्ष्मीकांत या फिर जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए? सेपरेशन, इंपॉर्टेंस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की? बेसिकली प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट, क्योंकि जुडिशरी जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट कंजर्व द राइट एंड द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, ताकि कोई एनआरकी सिचुएशन ना आ जाए। फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी, जो 2018 में पुट्टुस्वामी केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिवेंट करता है अब्यूज़ ऑफ पावर, जैसे मैंने भी बता दिया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ बेसिक जो डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर की, उसका एक फीचर है, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज करता है कि भैया जिसका काम जो है वो वही करे। कुछ इश्यूज भी हैं सेपरेशन ऑफ पावर से, जैसे एक टसल चलती रहती है, डेडलॉक हो जाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। मोमेरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक तरीके का प्रोसीजर होता है जो 1999 में आया था थर्ड जजेस केस के बाद, जिसे अपडेट किया, जो आया तो 1947 में था, जिसे अपडेट 1999 में किया गया। उसके साथ साथ जब जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, एग्जीक्यूटिव को प्रॉब्लम होती है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो जा रहा है, दूसरे जजेस को शायद मौका नहीं मिल रहा है, एक्स वाई जेड जो भी उनके इश्यूज रहते हैं, उसके लिए उन्होंने फोर्थ जजेस केस हुआ था, जिसमें जो एनजैक था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए। ये जो चैलेंजेस हैं ये बेसिकली प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, रादर दैन मेंस का पार्ट है। अच्छा, हम यहाँ पे ना कुछ जुडिशियली केसेस से भी देख लेते हैं कैसे इवॉल्व हुआ। तो केशव नंदा भारती केस, यू गाइस ऑल नो कि बेसिक फीचर आया
सेपरेशन ऑफ पावर, IR कोहिलो केस 2007 का, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन किया गया। IR कोहिलो केस में ये बताया गया था कि नाइन्थ शेड्यूल के जो केसेस हैं, वो भी रिव्यू हो सकते हैं। नाइन्थ शेड्यूल कब ऐड हुआ था, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये PYQ क्वेश्चन है गाइस, इसे ज़रूर देखिएगा। इसके बाद गोलकनाथ केस आया, करतार सिंह केस आया। ये सारे केसेस आपको ज़रूरी हैं देखना, लेकिन वो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ज़्यादा है। वैसे गोलकनाथ केस फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जस्टिस, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। आई थिंक इसमें इतना ही प्रीलिम से रिलेटेड है। अच्छा, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक प्राइवेट, ओके, एक और न्यूज़ है इसमें प्राइवेट मेंबर बिल के लिए। रिसेंटली जो प्राइवेट मेंबर थे हमारे राज्यसभा के, उन्होंने नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022 में इंट्रोड्यूस करा, जो इसमें जज टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये बिल आया, क्योंकि हमें एक्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक्ट्स की अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट होती है। तो बस इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइवेट मेंबर कौन होता है, वो मेंबर होता है जो सरकार का पार्ट नहीं है, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। प्राइवेट मेंबर कोई भी हो सकता है, जो भी हमारे पार्लियामेंट में है, एंड वो बिल ला सकते हैं। बस हाँ, कुछ इश्यूज हैं कि उन्हें अपना जो बिल है वो खुद ड्राफ्ट करवाना होगा, और बिकॉज जो गवर्नमेंट के में जो लोग होते हैं उनका जो बिल ड्राफ्ट होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वगैरह करता है। तो इसमें बस प्राइवेट मेंबर में आप बस इतना याद रखिए, एंड रेफर योर लक्ष्मीकांत। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, जो हमारा है सेकेंड टॉपिक जो है वो है फेडरलिज्म एंड यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि दिल्ली को लेके, बेसिकली, सॉरी मैं दिल्ली बोल रही हूँ, मैं दिल्ली ही बोलूँगी, चलिए, दिल्ली को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ रही है। चाहे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को लेके रही हो या फिर LG को लेके रही हो, 2015 से ही काफ़ी सारा ड्रामा हमने न्यूज़ में देखा है। खैर वो पॉलिटिकल डिबेट है, हम बात करते हैं कि हमारा इशू क्या है, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज का जो पार्ट है, पार्ट 8 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे डील करता है, ठीक है। क्या न्यूज़ थी, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू द ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन दिल्ली, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम दिल्ली के बारे में डिस्कस करते हैं। दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, उस कब बनी थी, वो बनी 69th अमेंडमेंट 1991 जो हुआ, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स जोड़े गए स्पेसिफिकली टू दिल्ली, 239 239 AB। ये पहले तो एक और चीज़, काफ़ी टाइम से, बहुत पहले से बहुत डिमांड चल रही थी कि दिल्ली को स्टेटहुड मिले, बिकॉज उसकी पॉपुलेशन इतनी है न, XYZ थिंग्स। बट जो यूनियन गवर्नमेंट थी उस टाइम की, बिकॉज दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो उसे स्टेटहुड तो नहीं दे सकते, बिकॉज अगर स्टेटहुड दे दी तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, जो पुलिस होगी, वो स्टेट के अंदर चली जाएगी, स्टेट लिस्ट में चली जाएगी। रादर दैन उन्होंने उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया विद द लेजिस्लेचर, ताकि जो पॉपुलेशन है उसका जो केयर टेकर हो वो लेजिस्लेटिव असेंबली कर ले दिल्ली की। बिकॉज जो यूनियन टेरिटरी है, इट इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द यूनियन, ताकि बस जो उनका म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये सब हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब दिल्ली की जो सरकार है वो देख ले, ठीक है। उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि दिल्ली को ऐसा स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ठीक है। जी, जैसे आप इसमें रीड भी कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द यूनियन टेरिटरी इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सो प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो मैंने आपको भी बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना दिल्ली में LG है, और बाकी जगह आपने देखा होगा कि गवर्नर्स होते हैं, तो वो इसमें क्या डिफरेंस है LG में, दिल्ली के एंड पुडुचेरी के। जो दिल्ली के जो गवर्नर हैं, LG जो हैं, उन्हें थोड़ी सी, उनकी जो पावर है थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पुडुचेरी के जो LG रहे हैं। वहाँ की भी आपने न्यूज़ शायद सुनी होगी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे दिल्ली का केस देख लेते हैं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड इन द NCT ऑफ दिल्ली फॉल विद इन द डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा जी, एक एक्ट आया था GNCTD, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, जहाँ पे जो वर्ड था गवर्नमेंट को रिप्लेस, गवर्नमेंट था,
वैसे तो गवर्नमेंट मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो होता है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे वो गवर्नमेंट वर्ड को रिप्लेस जो होगा वो मतलब होगा दैट मीन्स एलजी. LG's opinion shall be obtained before the government takes any executive action based on decision taken by the cabinet or an individual minister. बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा है दैट द गवर्नर शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 164 163 आपने रीड किए होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया भाई कि एलजी जो होंगे उनकी जो ओपिनियन होगी वो मैटर ज़्यादा करेगी रादर दैन एग्जीक्यूटिव की ओपिनियन. एलजी विल नॉट assent to or pass on to the president for the consideration any bill which incidentally cover any matter which falls out the purview of the power conferred on the legislative assembly. यहाँ पे ना डिस्क्रिशनरी पावर जो है एलजी की उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया. एंड एलजी क्या होता है? एलजी इज़ द एजेंट ऑफ द सेंटर. तो मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मतलब कंट्रोल है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. तो ये इशू था. ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, बहुत सब कुछ हुआ. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आर्टिकल 239 AA एंड 239 AB. तो 239 AB प्रोवाइड द प्रेसिडेंट रूल इन दिल्ली. जब जो एलजी को लगेगा कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है एनसीटी दिल्ली वो नहीं चल पा रही है अकॉर्डिंग टू द provisions of Article 239 capital AA, precedent rule will be imposed on the report of the LG. If LG is the government, he and she will report against themselves. Okay, it is this. ये जो law आया था वो against federalism है. काफ़ी कुछ ड्रामा हुआ था इसमें. हम एक डिफरेंस देख लेते हैं. LG की पावर इन दिल्ली एंड द पुडुचेरी. ओके, पुडुचेरी जो था ना वो उससे पहले बन चुका था यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर. दिल्ली जो है काफ़ी लेट बना 1991 में. एलजी ऑफ दिल्ली एंजॉय ग्रेटर पावर एज कम्पेयर टू एलजी ऑफ पुडुचेरी, जो मैंने आपको बता दिया. एलजी ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन दैट अलाउ हिम टू एक्सरसाइज हिज पावर इन मैटर्स connected to public order, police and land in consultation with the chief minister. That is provided and or under Article 239. LG of Delhi is ऑल्सो गाइडेड बाय अ सेपरेट एक्ट. जो मैंने अभी आपको एक्ट बताया जिसमें अमेंडमेंट की गई थी 2021 में, जिसमें गवर्नमेंट वर्ड को एलजी से गवर्नमेंट वर्ड मीन्स एलजी. ठीक है. अच्छा, पुडुचेरी में ऐसा कुछ नहीं है. पुडुचेरी में बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ज़्यादा पावर है. ठीक है. अच्छा, इंडिया के फेडरलिज्म पे अगर हम बात करें, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर. ओके, तो हमारा जो फेडरलिज्म है इंडिया का वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का है. हमको थोड़ा कॉजी फेडरल फीचर में है क्योंकि जो यूनियन है बेसिकली उसने स्टेट्स बनाए हैं, ना कि स्टेट्स का मर्जर होके यूनियन बना है. थोड़ा सा हमारा यूनिटरी बायस्ड है, फेडरल बायस नहीं है. प्योर फेडरल अगर आप देखना चाहो तो यूएस है. ठीक है. तो हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है. ठीक है. ये कुछ टाइमलाइन दी गई है, एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं. अच्छा, इसमें क्या 2018 में जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की उसमें तो जो था कि एलजी की जो भी सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओपिनियन है, जो भी रिकमेंडेशन है, दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द एलजी. काफ़ी सारा ये पॉलिटिकल टसल था तो आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट है. जस्ट 239 AA 239 AB. ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इलेक्शंस एंड द टेक्नोलॉजी. एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो न्यूयॉर्क में बेसिकली हुई थी. उसमें जो समिट हुआ था, समिट टू डेमोक्रेसी, उसमें इंडियन जो इलेक्शन कमीशन थे उसने भी उस होस्ट किया था. ठीक है. तो इसमें बेसिकली इलेक्शन का मतलब आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है तो हमें उस टेक्नोलॉजी को इलेक्शन में कैसे यूज़ करें ताकि फ्री, फेयर, अनबायस्ड, मतलब बहुत सारे जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेसी के मेंटेन करने के लिए वो प्रैक्टिस कर सकें. ओके.
आईसीटी की जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है, एक इलेक्ट्रोल जो वो होता है, नेम होता है, वो इलेक्ट्रोल लिस्ट जो होती है उसे बनाने में हेल्प कर सकता है, प्री इलेक्शन एक्टिविटीज़ में मदद कर सकता है, डिजिटलाइज कर सकता है इलेक्ट्रोल रोल्स को, इलेक्ट्रोल फोटोग्राफ्स को, आईडी कार्ड्स को। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो रहते छोड़ मतलब मैंने नोटिस किया टू बी वेरी ऑनेस्ट कि परिवार के कुछ लोगों की स्लिप आती है, कुछ की नहीं आती है, कुछ को वहाँ जाके वोटर लिस्ट में ढूंढना पड़ता है, कुछ की वहाँ पे लिस्ट ही नहीं होती है। काफ़ी ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं जिसमें आईसीटी हमारी हेल्प कर सकता है। बट हाँ, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे उसके मिसयूज़ भी हैं, जैसे डीप फेक एक बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस कर ही रहे हैं। आपने रिसेंटली कंट्रोवर्सीज देख ली होंगी, रश्मिका जो भी एक्ट्रेसेस थी उनकी। दूसरा साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, वोटर मैनिपुलेशन जो आपने कैम्ब्रिज एनालिटिक्स जो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे देखा ही होगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वोटर्स, आज भी हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। तो ये बेसिकली है मेंस का मसाला। तो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन इलेक्शन कमीशन ने उसे होस्ट किया था, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वुमेन्स इन जुडिशरी, तो हम 2027 के तक फर्स्ट सीजीआई जो होंगी वो वुमेन होंगी, हमें मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए जी, देयर वर only 3 times in the history of the Supreme Court all women bench were formed। 2013 में बनी, 2018 में बनी, 2022 में बनी। जो हमारी वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी में, वो काफ़ी कम है। सुप्रीम कोर्ट currently has only 3 women judges and the country will get its first woman chief justice only by 2027। अच्छा, ये एक बेंच बनाई गई है, बेसिकली मैं बता देती हूँ, तीसरी बार ये बनाई गई थी 2022 में लास्ट टाइम। तो उसमें मैट्रिमोनियल और बेल मैटर्स जो हैं वो रीड आउट करेंगे, मतलब उनको वो देखेंगी, हेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, वुमेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है जुडिशरी में? डाइवर्सिटी पहली चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, विजिबिलिटी ऑफ वुमेन, ताकि लोग जागरूक, बेसिकली सोसाइटी से डील करता है, ठीक है, टॉपिक रादर देन पॉलिटी से। तो इसे आप सोसाइटी, और सोसाइटी मीन्स कट मसाला है, प्रिलिम्स का नहीं है। तो हमारा मेन फोकस वो जो है वो प्रिलिम्स है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को लगेगा कि भाई ये तो स्किप कराते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, स्किप नहीं करा रहे हैं, बस हमें देखना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, अगर आपने 2018 में देखा होगा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक आया था। मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सेलेक्ट करी गई थी, बहुत काफ़ी सारे सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे। उसी की तर्ज पे एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका नाम था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो इम्प्रूव करेगा ब्लॉक्स की कंडीशन और डेवलपमेंट पैरामीटर्स को, ठीक है। 2022 बजट में पहली बार इसका फर्स्ट अनाउंस हुआ था, और जो हमारा लास्ट इस साल का बजट था उसमें उसे मेंशन था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 2018 में आया था, उसने 112 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, ठीक है। इसमें बेसिकली एस्पिरेशनल ब्लॉक, अच्छा मैं कंपेयर करती जाऊंगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसमें 112 डिस्ट्रिक्ट थी। अभी जो है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है जो उसमें जस्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है जिसमें सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो 112 जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें लगा था, और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है वो 500 ब्लॉक्स में लग रहा है, 31 स्टेट्स, जो स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। जिसमें से हाफ ऑफ जो ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली होंगे कहाँ के? नदर्न बेल्ट के। नदर्न बेल्ट में क्या भैया, हमारा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ओके, ग्रेजुअली और सारे ब्लॉक्स भी इसमें ऐड होते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें बेसिकली 15 सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होंगे, पीरियोडिक रैंकिंग होगी, प्रोग्राम पे फोकस होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट जो, अच्छा हम बात करते थे ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, उसके बाद जिसका फोकस था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लोकल अडेप्टेबल प्लानिंग, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, कन्वर्जेंस, मतलब ये थोड़ा सा ना मेंस का मसाला है टू बी वेरी ऑनेस्ट।
हाँ, बस आपके लिए इम्पोर्टेंट ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था 1952 में, क्योंकि इसी के बाद हमने पंचायती सिस्टम के ऊपर भी गौर किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी कुछ टाइम के बाद बनी थी। तो ये जो है बेसिकली जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग ने पढ़ा होगा क्या है, उससे रिलेटेड ही चीज़ें हैं। उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 112, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 500 ब्लॉक्स। ओके जी। अच्छा, 3C अप्रोच है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की थी। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, तो वो आप रीड आउट खुद ही कर लीजिए। आई डोंट थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, पब्लिक सर्विस कंटेंट। पब्लिक सर्विस कंटेंट क्या होता है? पहले तो हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है कि हम अम, जो भी सिविल सर्वेंट हैं या फिर जो भी हैं, वो पब्लिक को सर्व करने के लिए जा रहे हैं, उनको अवेयर करने के बारे में, उनके अंदर अवेयरनेस, एजुकेशन, उनके ऊपर काम करने के लिए, बेसिकली उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। पब्लिक सर्विस कंटेंट वॉज रिसेंटली रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये एक तरीके का गाइडलाइंस है जो 9 नवंबर लास्ट ईयर दिए गई, और फिर फ्रेश गाइडलाइंस आई कि भाई आपके जो चैनल्स हैं उसमें 30 मिनट्स जो होंगे दिन भर के, उसमें आप देंगे सोशल रिलेवेंस के टॉपिक्स को, लाइक एजुकेशन, वेलफेयर फॉर वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कल्चर, प्रेस्टीज, इन सबको। ठीक है, उसी जो 30 मिनट्स होंगे, द चैनल विल बी अलॉटेड 15 आवर्स एवरी मंथ, 15 घंटे पूरे मंथ में, और 30 मिनट डेली वो आप स्ट्रेच पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 30 मिनट कंटिन्यूसली करना है। इट कांट बी डन फ्रॉम द मिडनाइट टू द 6 PM। मतलब रात के आप नहीं कर सकते, रात में कौन टीवी देखेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए गाइडलाइंस थी। पब्लिक सर्विस कंटेंट मतलब आपको पब्लिक सर्विस के जो कंटेंट्स हैं वो आपको अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी कम्युनिकेशन है, टीवी है, रेडियो, उस पर आपको चलाने होंगे। ठीक है। अच्छा जी, रूल ऑफ इंडेक्स लॉ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ओके, पहले तो आपने ये सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक का आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ दिखाई है ओवर द ईयर्स। अब बात है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी अच्छे से हम उसमें ग्रोथ दिखा सकें। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये लॉन्च कौन करता है भाई। सॉरी, रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ तो भाई जस्टिस से रिलेटेड है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, सिविल सोसाइटी जो है यूएस की, वो रिलीज करती है 2022 में। इंडिया का 77th नंबर आया 140 कंट्रीज में। ओके, इसमें 8 फैक्टर्स देखते हैं। ओके, गवर्नमेंट का पावर, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, XYZ। ठीक है जी। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड फॉर जस्टिस, यूएस सोसाइटी, इंडिया की रैंकिंग 77th आउट ऑफ 140। पैरामीटर्स, कुछ 8 पैरामीटर्स हैं। ठीक है। फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया, उस पर बेस्ड है। आंसरिंग टू, मैं पहले रीड आउट कर देती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। आंसरिंग अ रेफरेंस मेड to regarding the extent of the freedom of speech and expression available to the public functionaries, constitutional bench of Supreme Court held that free speech of expression under Article 19(1)(a) can't be grubbed by additional guard other than Article 19(2). Statement, okay, इसमें basically ये था कि statement जो है made की जाएंगी बाय द मिनिस्टर्स, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार की भी स्टेटमेंट हो। दूसरा, जो फ्री राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19(1) में, उसके ऊपर सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं वो 19(2) की ही लग सकती हैं। अच्छा, 19(2) में कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको पता होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, डिसेंसी, हेल्थ नहीं है सॉरी, डिसेंसी, मोरालिटी, स्टेट की इंटीग्रिटी एंड XYZ। आपको रिवाइज करना होगा 19(2) में क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर इवन इन ऑफिशियल कैपेसिटी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली, रिफर किया उनने आर्टिकल 74-75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें डील करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कि प्रेसिडेंट शुड, मतलब जो, ओके इसमें नहीं, ओके हाँ, एक सॉरी जस्ट 75 एंड 164 जो है आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इज दैट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
flow from COM, that is the Council of Minister, to the individual minister, not in the reverse order. मतलब जो 75 है आर्टिकल, मैं 75 को रेफर लेके बोल रही हूँ, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये नहीं कि एक बंदे की जो बोला है, इट डज नॉट मीन कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी स्टैंड है, तो रिवर्स ऑर्डर में फ्लो नहीं करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 कैन बी इन्फोर्स इवन अगेंस्ट अ पर्सन अदर देन स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटली, ओके। इसमें बस सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि बेसिकली जो मिनिस्टर्स का स्टैंड है डज नॉट मीन कि वो सरकार का भी स्टैंड होगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ये बेसिकली रिपोर्ट्स का वो होगा, डिजिटल वर्जन होगा एपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो 1950s से भी जितने जजमेंट्स जो आए हैं वो कंबाइल्ड होंगे। एक्सेसिबल होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से, नेशनल जुडिशियल ग्रिड जो है वहाँ से। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चार्जशीट। अच्छा, चार्जशीट और FIR दो अलग चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चार्जशीट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? चार्जशीट बेसिकली जो होता है वो काफ़ी सारे उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, दैट विल वॉयलेट द राइट ऑफ द विक्टिम, एक्यूज्ड और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सबके जो राइट्स होते हैं उनको वॉयलेट करेगी। चार्जशीट इज़ बेसिकली अ फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड, बेसिकली पुलिस नहीं, रिकॉर्ड बोलूँगी, चार्जशीट पुलिस भी दायर करती है, CBI भी दायर करती है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स भी इंक्वायरी होती है, उसमें भी चार्जशीट होती है, जिसमें पर्सन का नाम होता है, किसको कस्टडी में लिया जाए, उसके ऊपर क्या एक्यूजेशन का नाम है, क्या चार्जेस हैं, क्या आइडेंटिटी है, वो सारा जो होता है वो चार्जशीट के अंदर होता है, ठीक है। तो वो हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, FIR क्या होता है? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओके, ठीक है। हाँ, एक केस है 2016 में जिसमें मेंशन किया गया था कि विदिन 24 आवर्स जो है FIR पब्लिश हो जानी चाहिए वेबसाइट पे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे IR की, एंड ऐसे हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। आपको कैसे लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।